तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बड़े होंगे। तो एसएससी जीएस के क्रम में हम लोग भारतीय संविधान देख रहे थे। भारतीय संविधान के अंदर हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में देख रहे थे, जिसमें भाग 4 तक पार्ट हो गया था और आज हम लोग भाग 5 देखेंगे। आज हम लोग को भाग 5 देखना है। भाग 5 क्या है? संघ। भाग 5 जो है वो संघ की बात करता है। संघ में आज हम फर्स्ट देखने वाले कार्यपालिका। कार्यपालिका की बात जहां हो जाती है तो वहां नाम पहला आता है राष्ट्रपति और दूसरा आता है उपराष्ट्रपति। तो आज राष्ट्रपति के बारे में हम देखेंगे कि राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी भी एग्जाम में से क्वेश्चन आना ही आना है। राष्ट्रपति को जानना कौन कौन सा अनुच्छेद है, ये बहुत जरूरी है। तो राष्ट्रपति में कौन कौन से अनुच्छेद, पावर, शक्तियां, शपथ, ओथ कैसे सब दिया हुआ, एक एक करके हम देखना शुरू करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। बाकी डिटेल इसका जब लेक्चर आएगा तो उसमें एक एक पॉइंट में और क्लियर करता जाऊंगा। आज हमें केवल इसका अनुच्छेद देखना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को देखने से पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है फर्स्ट आर्टिकल की बात करता है, आर्टिकल 52 यानी आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है ना। आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में ही होगी। आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है, ये आर्टिकल 54 में दिया गया है। आर्टिकल 55 की बात किया जाए तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी किस तरीके से इसका निर्वाचन किया जाता है, वो सारी विधियां जो है आर्टिकल 55 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि यानी उसका टेन्योर, कार्यकाल कितना होगा, ये आर्टिकल 56 में दिया गया है। आर्टिकल 57 में क्या दिया गया है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रताएं यानी कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई बात हो जाती है तो पुनर्निर्वाचन अगर करना पड़ता है तो उसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, ये सारी बातें आर्टिकल 57 में कही गई है। अब आर्टिकल 58 की बात की जाए तो राष्ट्रपति की अर्हताएं यानी राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं हमारे संविधान में दिया गया है, इसकी बात करता है आर्टिकल 58 में। उसके बाद आर्टिकल 59 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए इंपॉर्टेंट शर्तें यानी कौन कौन सी शर्तें, कौन कौन सी कंडीशन दी गई हैं, ये आर्टिकल 59 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा लिया जाने वाला शपथ। तो राष्ट्रपति बनने के बाद जो है सबसे पहले शपथ ग्रहण समारोह होता है। तो राष्ट्रपति किस टाइप की शपथ लेता है, जो भारत के संविधान की रक्षा करेगा, इस बात की शपथ लेता है, ये हमें बोला गया आर्टिकल 60 में। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कभी कभार क्या होता है, राष्ट्रपति के कृत्य जो है हमारे संसद के लोगों को पसंद नहीं आता है, कोई बात हो जाती है तो राष्ट्रपति पे महाभियोग वगैरह लगाया जाता है, इसकी बात बोला गया है आर्टिकल 61 में। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 में बोला गया है कि आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन यानी इमरजेंसी कभी हो जाती है, कभी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, कोई बात हो जाती है तो उसको कैसे भरा जाए, इसके बारे में बात जो है आर्टिकल 62 में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वह भारत के उपराष्ट्रपति की बात करता है। ठीक है ना। तो ये किस में बात करता है? आर्टिकल 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होना चाहिए। 64 कहता है आर्टिकल कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है वो पदेन सभापति होता है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन जाता है तो वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का पदेन सदस्य बन जाता है, उसके लिए अलग से बनने की जरूरत नहीं होती है, ये बोला गया है आर्टिकल 64 में। अब आर्टिकल 65 की अगर बात किया जाए तो कभी कभी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति को कार्य करना पड़ता है, कभी कभी राष्ट्रपति नहीं रहते हैं, तो ये बोला गया है आर्टिकल 65 में। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 66 यानी 66। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई है, निर्वाचन की जो विधियां हैं वो जो है आर्टिकल 66 में कही गई है। नेक्स्ट आर्टिकल 67। तो 67 में क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि यानी इसका जो कार्यकाल होगा, जो टेन्योर होगा, जो टाइम पीरियड होगा, उसकी बात जो है आर्टिकल 67 में कही गई है। अब आर्टिकल 68 में देखा जाए तो आकस्मिकता को भरना यानी उपराष्ट्रपति के पद जो है इमरजेंसी में कभी खाली हो जाए, कोई बात हो जाए तो इस बात को भरने के लिए आर्टिकल 68 में व्यवस्था की गई है। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल 69 भी वही कहता है कि उपराष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति बनने के बाद जो शपथ होती है वो आर्टिकल 69 में कहा गया है। तो बच्चों नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कि नेक्स्ट आर्टिकल में क्या क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 71 में दिया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति से निर्वाचन से संबंधित विषय किसमें दिया गया है? आर्टिकल 71 में।
72 देखते हैं। 72 सबसे इंपॉर्टेंट है, 72 अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की जुडिशरी पावर की बात करता है कि क्षमा, दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियां, यानी कभी कभी क्या होता है न्यायालय तमाम सारे मृत्यु दंड वगैरह दे देता है, तो उसको क्षमा करने की जो शक्तियां हैं वो केवल और केवल भारत में राष्ट्रपति के पास है, और ये आर्टिकल 72 में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 73। 73 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार वगैरह करना हो, ये पावर जो है आर्टिकल 73 में दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन से आर्टिकल दिए गए हैं और क्या इनके काम वगैरह हैं। तो आर्टिकल 74 जो है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है, और ये दिया गया है आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 75 देखते हैं कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, ये 75 में दिया गया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आर्टिकल 76, ये एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है, भारत के महान्यायवादी सरकारी कार्य का संचालन, ये दिया गया है आर्टिकल 76 में, ठीक है ना। उसके बाद आर्टिकल 77 में बोला गया है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन, यानी ये 77 में दिया गया है। आर्टिकल 78 में दिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी क्या है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो देश में जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी जानकारी राष्ट्रपति को दें, ये उनका मौलिक कर्तव्य है। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में जो है संसद वाले में ही हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, संघ वाले में ही नेक्स्ट जो है वो संसद के बारे में आज हम देखेंगे कि संसद में कौन कौन से आर्टिकल दिए हैं, किस आर्टिकल के तहत कौन कौन से मेंबर है, सभापति, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष आदि के बारे में हम देखेंगे कि संसद जो है किन किन चीजों से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट आर्टिकल जो देखते हैं वो है आर्टिकल 79, यानी अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की बात कही गई है, यानी 79 के तहत ये बोला गया है कि भारत में एक संसद होगा। आर्टिकल 80 के तहत ये बोला है कि राज्यसभा की संरचना, यानी आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा जो हमारा अपर हाउस है उसके संरचना के बारे में बात कही गई है। आर्टिकल 81 में जो है लोकसभा की संरचना के बारे में बोला गया है। 80 और 81 राज्यसभा और 81 जो है वो लोकसभा के बारे में बोला गया है। आर्टिकल 83 देखते हैं कि संसद के सदनों की अवधि, यानी संसद के जो सदन होते हैं उनकी अवधि, यानी कितने साल तक वो रह सकते हैं, इसके बारे में आर्टिकल 83 में बोला गया है। आर्टिकल 84 में संसद के सदस्यों की अर्हता, यानी कौन कौन सी योग्यताएं उनकी होनी चाहिए लोकसभा राज्यसभा की, ये आर्टिकल 84 में बोला गया है। आर्टिकल 85 की अगर बात किया जाए तो संसद के सत्र, सत्रावसान और उसके विघटन, सत्र कैसे चल रहा है, सत्रावसान कैसे हो रहा है और विघटन कैसे हो रहा है, इसके बारे में आर्टिकल 85 में बोला गया है। आर्टिकल 86 की बात किया जाए तो सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का जो अधिकार है उसके बारे में बोला गया है 86। तो सदन शुरू होने से पहले या बजट से पहले राष्ट्रपति का जो अभिभाषण वगैरह जो रहता है वो आर्टिकल 86 के तहत ही रहता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल 87। तो 87 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, जो राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं उसके बारे में 87 में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कि मंत्रियों और महान्यायवादी का जो अधिकार वगैरह है वो आर्टिकल 28 में दिया गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि संसद के अधिकारी, यानी संसद जो हमारी बनी हुई है इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो आर्टिकल 89 क्या कहता है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में 89 में जिक्र किया गया है। अब 90 की बात किया जाए तो उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाना, ये सारी चीजें आर्टिकल 90 में दिया गया है। अब आर्टिकल 91 की बात किया जाए तो उपसभापति का सभापति के रूप में कार्य करना, यानी कभी जो सभापति महोदय ना हो तो उपसभापति का जो है उनकी जगह पे कार्य करना, ये 91 में दिया गया है। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं 93 में लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की बात करता है। तो हमने राज्यसभा देख लिया था, अब सेकंड देखते हैं लोअर हाउस के बारे में, यानी 93 में क्या दिया गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष होगा और एक उसका उपाध्यक्ष होगा। अब आर्टिकल 94 देखते हैं कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद त्याग, रिक्त या हटाया जाना, यानी इनको पद त्याग कर देते हैं, इनको हटाया जाता है, ये सारा प्रावधान जो है आर्टिकल 94 में दिया गया है। अब आर्टिकल 97 देखते हैं कि सभापति और उपसभापति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष वगैरह के जो वेतन और उनके भत्ते, जिनको सैलरी वगैरह मिलती है, इसके बारे में है 97 में दिया गया है। फिर जो है आर्टिकल 98,
तो आर्टिकल 98 में दिया गया कि संसद का क्या होगा, एक सचिवालय होगा। ये आर्टिकल 98 के तहत प्रावधान जो है वो किया गया है। अब आर्टिकल 99 में क्या बोला गया है कि सदस्यों द्वारा शपथ और उनका प्रतिज्ञा, यानी जो भी मेंबर होंगे वो कौन कौन से शपथ लेंगे, कौन कौन से ओथ लेंगे, ये सारा किसमें दिया गया है, आर्टिकल 99 में। अब नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 100, यानी आर्टिकल 100 में क्या दिया गया है कि सदस्यों की रिक्तियां और उनकी गणपूर्ति, यानी कोई भी सेशन चल रहा हो और कोई भी बिल वगैरह पास करने के लिए गणपूर्ति 2/3 वगैरह जो चाहिए होता है वो आर्टिकल 100 में दिया गया है। तो बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।